A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, competitors, learners, and others. This is Dr. RC. Welcome you in RC English classes. So, dear students, as we are learning transformation, today we will learn how a complex sentence is transformed into simple sentence. So far we have learned a simple sentence ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि कैसे सिंपल सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने लर्न किया था सिंपल सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कंपाउंड सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल सेंटेंस में। जब हम लोग सिंपल सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लर्न कर रहे थे इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, तो हम लोगों ने ये देखा था कि सिंपल सेंटेंस के किसी भी वर्ड या फ्रेज को नाउन क्लास में या तो चेंज करके कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करते थे या एडजेक्टिव क्लास में या एडवर्ब क्लास में। इस तरह से हमने जो है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना लर्न किया डिटेल में। आज हम लोग जस्ट रिवर्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आएंगे, यानी जिन रूल्स का प्रयोग करते हुए हमने सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन किया था, अब उसके विपरीत चलेंगे, यानी जिन वर्ड्स का हमने प्रयोग किया था कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए वर्ड या फ्रेज के स्थान पर, उसे अब हम रिमूव करेंगे। जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, उस सबऑर्डिनेट क्लास की तरह के स्थान पर हम सूटेबल वर्ड या फ्रेज का प्रयोग करेंगे। ध्यान से समझते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा दो क्लास से मिलकर बना होता है। कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो आपने देखा था जब हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कर रहे थे तो सिंपल सेंटेंस के किसी वर्ड या फ्रेज, पार्टिसिपल, जेरेंड या इन्फिनेटिव या प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए सबऑर्डिनेट क्लास में चेंज करते थे और सबऑर्डिनेट क्लास में चेंज करने के बाद फिर हम उसे प्रिंसिपल क्लास से जोड़कर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर देते थे। अब हम लोग क्योंकि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आ रहे हैं तो ठीक उसकी विपरीत प्रक्रिया को अपनाएंगे। अब हम सबऑर्डिनेट क्लास के स्थान पर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा, प्रिंसिपल क्लास के अलावा सबऑर्डिनेट क्लास, उस सबऑर्डिनेट क्लास के स्थान पर हम पढ़ करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सबऑर्डिनेट क्लास का सेंस देने वाला कौन सा वर्ड या फ्रेज यहाँ प्रयुक्त हो सकता है, या इन्फिनेटिव प्रयुक्त हो सकता है, या पार्टिसिपल प्रयुक्त हो सकता है, या जेरेंड प्रयुक्त हो सकता है। यह समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स में समझा था कि इस वर्ड के स्थान पर इसको हम इस तरह से सबऑर्डिनेट क्लास में चेंज कर पाएंगे, इस इन्फिनेटिव के स्थान पर हम सबऑर्डिनेट क्लास चेंज किए थे समझते हुए, सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए, पार्टिसिपल के स्थान पर हमने किया, प्रीपोजिशनल फ्रेज के स्थान पर किया। ठीक वैसे ही एकदम अपोजिट कंडीशन में हम आएंगे, सबऑर्डिनेट क्लास को ध्यान से देखेंगे, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को, और उस सबऑर्डिनेट क्लास के स्थान पर हम क्या सूटेबल वर्ड प्रयोग कर सकते हैं, वर्ड प्रयोग कर सकते हैं, या फ्रेज प्रयोग कर सकते हैं, या इन्फिनेटिव प्रयोग कर सकते हैं, या पार्टिसिपल प्रयोग कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम उसके स्थान पर उस वर्ड या फ्रेज का प्रयोग करके उसे प्रिंसिपल क्लास से जोड़ देंगे और हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स,
सो ये रहा सिस्टम, रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, पॉइंट्स जिसको हमें ध्यान में रखना है जब हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब हम लोग प्रैक्टिकल के द्वारा सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे विद एग्जाम्पल कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जो है सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आइए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं और एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में। सो फोकस ऑन द वाइट बोर्ड। I have already written 4 examples to explain you how a complex sentence is transformed in simple sentence. Okay, students. So first example is, I hope it is visible to you and you will be able to see on the whiteboard clearly the example that I have already written. So first example is, Mohan confessed that he was a criminal. Mohan confessed that he was a criminal. ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो है दैट ही वाज अ क्रिमिनल। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? मोहन कॉन्फेस्ड, मोहन ने स्वीकार किया। मोहन कॉन्फेस्ड, मोहन ने स्वीकार किया दैट ही वॉज अ क्रिमिनल। क्या स्वीकार किया? कि वह एक क्रिमिनल था। मोहन ने स्वीकार किया कि वह एक क्रिमिनल था। ये देखिए, ये कॉन्फेस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये नाउन क्लॉज है दैट से जुड़ा हुआ। जब हम आपको नाउन क्लॉज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करना लर्न करा रहे थे तो वहाँ पर इस तरह से हम कोऑर्डिनेटिंग क्लास सबऑर्डिनेट क्लास को बना रहे थे, सबऑर्डिनेटिंग क्लास को दैट का प्रयोग करके, नाउन क्लास का प्रयोग करके। सो आपको स्पष्ट हो रहा होगा ये कन्फेस्ड का ऑब्जेक्ट है। कन्फेस्ड का क्या ऑब्जेक्ट है? क्या कन्फेस कर रहा है? कि वह एक क्रिमिनल था। मोहन कन्फेस किया, स्वीकार किया कि वह एक क्रिमिनल था। अब इसी जो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है दैट ही वाज ए क्रिमिनल, इसी के स्थान पर आपको वर्ड या फ्रेज का प्रयोग करना है जो इस पूरे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का सेंस व्यक्त करता हो। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, लैंग्वेज को समझना चाहिए। लैंग्वेज के सेंस को बिना समझे आप सही जो है उसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो मोहन ने स्वीकार किया कि वह क्रिमिनल था। तो मोहन ने कुल मिला के क्या स्वीकार किया? अपना क्राइम। क्या स्वीकार किया? अपना क्राइम। मोहन ने अपना क्राइम स्वीकार किया। मेरी बात समझ में आ रही है? इतने इस सबऑर्डिनेटिंग क्लास के स्थान पर दैट ही वाज ए क्रिमिनल, मोहन ने स्वीकार किया कि वह क्रिमिनल था। मतलब सीधे हम कह सकते हैं इस वह क्रिमिनल था के स्थान पर दैट ही वाज ए क्रिमिनल क्या कह सकते हैं कि मोहन ने अपना क्राइम स्वीकार किया। मोहन ने जो अपराध किया था उसको स्वीकार कर लिया। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कह रहे हैं तो कह रहे हैं मोहन कॉन्फेस्ड दैट ही वाज ए क्रिमिनल। मोहन ने स्वीकार किया कि वह एक क्रिमिनल था। मोहन ने अपना क्राइम स्वीकार किया। यह है आपका सिंपल सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट ही वाज अ क्रिमिनल के स्थान पर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? हिज क्राइम। कन्फेस्ड को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया कि वह क्रिमिनल था, स्वीकार किया अपना क्राइम। मोहन ने स्वीकार किया वह एक क्रिमिनल था, मोहन ने स्वीकार किया अपने क्राइम को। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस में। सो आई राइट मोहन कॉन्फेस्ड। प्रिंसिपल क्लास में कोई चेंज नहीं,
इस सबऑर्डिनेट क्लास के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? कन्फेस्ड हिज क्राइम। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मोहन कन्फेस्ड हिज क्राइम। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से देखिए हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सेंस को समझाते हुए, सेंटेंस के भाव को समझाते हुए, मीनिंग को समझाते हुए कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आइए हम लोग सेकंड एग्जाम्पल की सहायता से और समझने की कोशिश करते हैं। जितने वेराइटीज़ ऑफ एग्जाम्पल आप करेंगे, एग्जाम्पल के को समझते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में या सिंपल से कॉम्प्लेक्स में या और किसी ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक को प्रैक्टिस के द्वारा लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप ट्रांसफॉर्मेशन करने में सफल रहेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस के द्वारा ही आप किस क्लास के स्थान पर, किस सबऑर्डिनेटिंग क्लास के स्थान पर कौन सा सूटेबल वर्ड या फ्रेज या इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल या जेरेंट प्रयोग होगा, यह अभ्यास के द्वारा ही आप लर्न कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगी, आपकी मेमोरीज में आ जाएगा कि इस सबऑर्डिनेटिंग क्लास के स्थान पर ये जो है सेंस के आधार पर ये वर्ड प्रयुक्त होगा, ये फ्रेज प्रयुक्त होगा, ये जो है जेरेंट प्रयुक्त हो सकता है या इन्फिनेटिव प्रयुक्त हो सकता है। तो यह समझते हुए जब आप प्रैक्टिस करते करते आपको इतना ज़्यादा वर्ड धीरे धीरे याद हो जाएंगे, सेंस समझ में आने लगेगा कि आप जो है सही क्लास के स्थान पर, सबऑर्डिनेटिंग क्लास के स्थान पर उसके लिए सूटेबल वर्ड या फ्रेज या इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जेरेंट का प्रयोग कर पाएंगे। और जब आप प्रयोग कर लेंगे उसके स्थान पर तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ईजिली सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी प्रोसीड फर्दर ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल। टेल मी वेयर शी लिव्स। टेल मी वेयर शी लिव्स। टेल मी ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लास है। और वेयर शी लिव्स ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है। समझने की कोशिश करिए। प्रिंसिपल क्लास में क्या कहा जा रहा है? मुझे बताओ, टेल मी वेयर शी लिव्स, वह कहाँ रहती है। मुझे बताओ वह जहाँ रहती है या वह कहाँ रहती है। यहाँ पर जहाँ का सेंस है, चूँकि प्रीपोजिशन कंजंक्शन का काम कर रहा है, वेयर क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। तो टेल मी वेयर शी लिव्स, मुझे बताओ वह जहाँ रहती है। यानी स्पीकर क्या पूछ रहा है? मैंने बताया था कि हर सेंटेंस का स्पीकर होता है। उस क्योंकि स्पीकर ही तो सेंटेंस बोलता है, वक्ता। तो सेंटेंस के माध्यम से स्पीकर क्या जानना चाह रहा है? वेयर शी लिव्स, जहाँ वह रहती है। यानी दूसरे शब्दों हम क्या कर सकते हैं? उसका एड्रेस। क्या जानना चाह रहा है? उसका एड्रेस। स्पीकर पूछ रहा है कि मुझे उसका एड्रेस बताओ, मुझे वह जहाँ रहती है बताओ। दूसरे शब्दों में मुझे उसका एड्रेस बताओ। आप अपने मदर टंग में इस बोलचाल में ऐसा प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस का, बिना ग्रामर पढ़े, नेचुरली। बताओ वह कहाँ रहता है, मुझे बताओ वह जहाँ रहता है, या मुझे उसका एड्रेस बता दो, एक ही बात है। तो टेल मी वेयर शी लिव्स, बताओ मुझे वह जहाँ रहती है, या मुझे उसका एड्रेस बताओ। बस वेयर शी लिव्स जो ये सबऑर्डिनेट क्लास है, इसके स्थान पर क्या है, क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? वेयर शी लिव्स, हर एड्रेस। क्या जानना चाह रहा है स्पीकर? वेयर शी लिव्स मीन्स हर एड्रेस। स्पीकर उसका एड्रेस जानना चाह रहा है। तो देखिए वेयर शी लिव्स ये जो क्लास है, इसके स्थान पर आपने क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं?
हर एड्रेस। बस हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। टेल मी हर एड्रेस। सो सिंगल आर रहेगा, डबल आर नहीं रहेगा। ये हमने यहाँ गलती से डबल आर लिख दिया। सो प्लीज़ एड्रेस, टेल मी हर एड्रेस। ये आपका सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टेल मी वेयर शी लिव्स और सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन टेल मी हर एड्रेस। नाउ कम ऑन द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। आई डू नॉट नो प्रिंसिपल क्लास वाई सी इज एब्सेंट टुडे। सबऑर्डिनेट क्लास क्या हो रहा है? वाई सी इज एब्सेंट टुडे, वह आज अनुपस्थित क्यों है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम, वह आज अनुपस्थित क्यों है, यानी उसके अनुपस्थिति का कारण मुझे नहीं मालूम। देखिए ना, आई डू नॉट नो वाई शी इज एब्सेंट टुडे, मुझे नहीं मालूम या मैं नहीं जानता हूँ वाई शी इज एब्सेंट टुडे, वह आज एब्सेंट क्यों है। स्पीकर क्या जानना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि स्पीकर को ये नहीं पता है कि किस कारण से वो आज एब्सेंट है। आई डू नॉट नो, स्पीकर कह रहा है मुझे नहीं मालूम या मैं नहीं जानता हूँ वाई शी इज एब्सेंट टुडे, वह आज क्यों एब्सेंट है। मतलब स्पीकर क्या कह रहा है, मुझे नहीं मालूम कि वह किस कारण से आज एब्सेंट है। वाई के द्वारा जो सबऑर्डिनेट क्लास बना हुआ है, इसी के स्थान पर हमें जो है सुटेबल वर्ड या फ्रेज का प्रयोग करना है। तो कहने का मतलब यह है, उसके अनुपस्थिति का कारण स्पीकर नहीं जानता है। स्पीकर सेंटेंस के माध्यम से क्या व्यक्त कर रहा है, क्या भाव देना चाह रहा है, क्या सेंस देना चाह रहा है। आई डू नॉट नो वाई शी इज एब्सेंट टुडे, मुझे नहीं मालूम है या मैं नहीं जानता हूँ वह आज क्यों अनुपस्थित है, यानी स्पीकर उसके अनुपस्थिति का कारण नहीं जानता है। इज इट क्लियर? वो क्या कह रहा है कि मुझे उसके अनुपस्थिति का कारण नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता हूँ उसके अनुपस्थिति का कारण। आई डू नॉट नो वाई शी इज एब्सेंट टुडे, मैं नहीं जानता हूँ आज वह क्यों एब्सेंट है। कहने का आशय यह है कि स्पीकर नहीं जानता है उसके अनुपस्थिति का कारण, उसकी आज की अनुपस्थिति का कारण स्पीकर नहीं जानता है। तो आई डू नॉट नो द रीजन ऑफ हर एब्सेंस, ये आपका बन गया द रीजन ऑफ हर एब्सेंस। ये जो है फ्रेज इस सबऑर्डिनेट क्लास के स्थान पर प्रयुक्त होगा। वाई शी इज एब्सेंट टुडे, द रीजन ऑफ हर एब्सेंस टुडे। स्पीकर कह रहा है आई डू नॉट नो द रीजन ऑफ हर एब्सेंस टुडे। ओके सो इस तरह से देखिए ट्रांसफॉर्म हो गया आपका सेंटेंस। आई डू नॉट नो the region of her absence today, यानी स्पीकर ने कहा कि मैं आज उसकी अनुपस्थिति का कारण, मैं उसकी आज की अनुपस्थिति का कारण नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो द रीजन ऑफ हर absence. Okay dear students, so आइए we move to the third example। हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, इसकी सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा ये थर्ड एग्जाम्पल टेक्निकल आपको लग रहा होगा। द मैन, ये द मैन
who are blind are helpless। ये जो मेन प्रिंसिपल क्लास है वो आपका यहाँ से दो पार्ट में बट गया है। द मेन आर हेल्पलेस, द मेन आर हेल्पलेस। मेन क्या है, बताया जा रहा है कि वे आदमी असहाय होते हैं। कौन, यहाँ एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग हुआ हु आर ब्लाइंड, जो ब्लाइंड होते हैं। वे आदमी असहाय होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं। तो जो आपका यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग क्लास है वो है हु आर ब्लाइंड। द मेन हु आर ब्लाइंड आर एब्सेंट। वे आदमी जो अंधे होते हैं असहाय होते हैं। तो इसी के स्थान पर हमको वर्ड या फ्रेज का प्रयोग करना है। कौन असहाय होते हैं, ब्लाइंड में। द मेन हु आर ब्लाइंड आर हेल्पलेस। वे आदमी जो अंधे होते हैं असहाय होते हैं। हम एक शब्द में कर सकते, एक सेंटेंस में सिंपल में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अंधे आदमी असहाय होते हैं। द मेन हु आर ब्लाइंड की जगह सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, ब्लाइंड मैन। क्या लिख सकते हैं, द ब्लाइंड मैन। द मेन हु आर ब्लाइंड, ये पूरे के पूरे के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, द ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी। द मेन हु आर ब्लाइंड, आदमी जो अंधे हैं, हम कर सकते हैं अंधे आदमी सीधा। द मेन हु आर ब्लाइंड आर हेल्पलेस, आदमी, वे आदमी जो अंधे हैं असहाय होते हैं। अंधे आदमी असहाय होते हैं। ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। कॉम्प्लेक्स हुआ, द आदमी जो अंधे हैं होते हैं असहाय होते हैं। ओके सो इस तरह से जो है एक एक पार्ट के सेंटेंस के भाव को, सेंस को समझने की कोशिश करिए और समझ करके उसको उसी सेंस को दूसरे फॉर्म में, सेंटेंस के दूसरे फॉर्म में व्यक्त करने की कोशिश कीजिए, तो आपके सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा करेक्टली। द मेन हु आर ब्लाइंड के स्थान पर हम लिखेंगे द ब्लाइंड मैन। आर, द ब्लाइंड मैन आर हेल्पलेस। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, द ब्लाइंड मैन आर हेल्पलेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से देखा आपने कि मैंने 4 एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रैक्टिस कराते हुए आपको समझाने की कोशिश की और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रैक्टिस के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी बढ़ रही होगी धीरे धीरे, और साथ ही साथ किस तरह के सबऑर्डिनेटिंग क्लास के स्थान पर कौन से सूटेबल वर्ड प्रयुक्त होते हैं या फ्रेज प्रयुक्त होते हैं, ये धीरे धीरे आपको मेमोराइज हो रहा होगा। सो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूल्स हमें बताने की आवश्यकता नहीं, रूल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिर्फ आपको उसके रिवर्स रूल्स पर आना है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स आपको डिटेल में पढ़ाया गया। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स से सिंपल में सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सिर्फ हमें प्रैक्टिस करना है और ये ध्यान देना है कि किस सबऑर्डिनेटिंग क्लास के स्थान पर, सेंस के आधार पर कौन सा सूटेबल वर्ड प्रयोग हो रहा है, और ये प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे और सबऑर्डिनेटिंग क्लास के कौन सा है उसका सेंस समझ में आने लगेगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं और कोई फार्मूला नहीं है इनको कि आप याद कर लीजिए और अंतिम समय में परीक्षा में कर दीजिए, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं वो तो सीधा इसी तरह से करेंगे। थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स अपने माइंड में और भी चीज़ों को, टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे उसको, कि उनसे क्वेश्चन के तरीके अलग से पूछे जा सकते हैं। सीधा कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ट्रांसफॉर्मेशन करने के बजाय वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है, मोहन कॉन्फेस दैट ही वाज ए क्रिमिनल। तो सीधा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिमूविंग सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास को रिमूव करके सेंटेंस को फिर से लिख दीजिए। तो आपको वही प्रक्रिया करनी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया। और पूछ सकता है मोहन कन्फेस दैट ही वाज ए क्रिमिनल। दैट ही वाज ए क्रिमिनल को अंडरलाइन क्वेश्चन में किया रहेगा और पूछ सकता है रिप्लेस
द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विथ सुटेबल ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो, कि इस अंडरलाइन पार्ट को रिमूव करिए जो नीचे आपका करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से चॉइस करके। तो ABCD में से आप चॉइस करेंगे, वहाँ पर वो वर्ड या फ्रेज दिया होगा इसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाला। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से लर्न किए हैं तो आपको याद आ जाएगा कि इस अंडरलाइन वर्ड पार्ट के स्थान पर, सेंटेंस के स्थान पर हम जो है इस वर्ड या फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए टेल मी वेयर शी लिव्स। क्वेश्चन पेपर में आपको दिया है टेल मी वेयर शी लिव्स, वेयर शी लिव्स को अंडरलाइन किया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। अंडरलाइन वर्ड्स को रिप्लेस कीजिए सुटेबल वर्ड्स के द्वारा जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस में। ठीक है, तो आपसे क्या कर रहा है, वेयर शी लिव्स आपको हटाना है और नीचे ऑप्शंस में दिया है हर एड्रेस, और सारे ऑप्शन 3 दे दिए हैं। तो जब आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स और प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि यहाँ पर वेयर शी लिव्स के स्थान पर हमें हर एड्रेस ही सुटेबल वर्ड लिखना होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो जाते हैं, आंसर सेम होता है, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं। फिर कभी कभी जब आप नहीं ध्यान से पढ़े होते हैं तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते और आते हुए भी आपका आंसर गलत हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आइए हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 and 6। सो जस्ट वेट फॉर मी, आई एम वाइपिंग दिस। प्लीज वेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल्स को किया था। एग्जाम्पल नंबर 5, a dog which barks seldom bites. A dog which barks seldom bites. ये आपका सेंटेंस है, a dog which barks seldom bites। देखिए a dog के बारे में ही कहा जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। which barks ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास हुआ, a dog seldom bites ये आपका प्रिंसिपल क्लास हुआ। यहाँ भी प्रिंसिपल क्लास आपका 2 पार्ट में बट गया। a dog यहाँ seldom bites लास्ट में लिखा गया। तो a dog which barks कुत्ता जो भौंकता है, सेल्डम बाइट्स कभी कभी काटता है। कुत्ता जो भौंकता है कभी कभी काटता है। यानी ऐसे स्पीकर क्या बताना चाह रहा है कि कुत्ता अडाग कभी कभी काटता है। कौन सा कुत्ता? जो भौंकता है, यानी भौंकने वाला कुत्ता कभी कभी काटता है। बहुत आसानी से आपको समझ आ रहा है। कहावत भी सुने होंगे कि भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते हैं या कभी कभी काटते हैं। तो सीधा विच बार्क्स की जगह आप क्या करेंगे? अडाग विच बार्क्स के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? कुत्ता जो भौंकता है यानी भौंकने वाला कुत्ता, अ बार्किंग डॉग। अ बार्किंग डॉग। अडाग विच बार्क्स के स्थान पर आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? अ बार्किंग डॉग। यानी विच बार्क्स के स्थान पर आपने पूरा सेंस देने के लिए
इसको जेरंड में बदल दिया, क्या बदल दिया, बार्किंग। तो अ बार्किंग डॉग, इतने के स्थान पर सिर्फ आपको लिखना है अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ये आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ट्रांसफॉर्म हो गया। अ डॉग विच बार्क्स सेल्डम बाइट्स, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ओके क्रिएशंस, सो इस तरह से आप समझते चलिए। जैसे कि अभी हमने अलग प्रकार के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया था, तो यहाँ भी वो चीज़ बन सकता है। अ डॉग विच बार्क्स के स्थान पर सुटेबल वर्ड यूज़ करने के लिए तो अ बार्किंग डॉग दिया रहेगा ऑप्शन में, और भी कुछ दे सकता है। ओके क्रिएशंस, सो आइए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। I do not believe the statement she gave. I do not believe the statement she gave. देखिए, I do not believe the statement she gave. I do not believe प्रिंसिपल क्लास, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। स्पीकर कह रहा है कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ। क्या नहीं विश्वास करता हूँ, किस पर नहीं विश्वास करता हूँ? द स्टेटमेंट शी गेव, उसने जो स्टेटमेंट दिया। मैं विश्वास नहीं करता हूँ उसने जो स्टेटमेंट दिया। हम क्या कर सकते हैं? मैं विश्वास नहीं करता हूँ उसके स्टेटमेंट पर, मैं उसके स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं विश्वास नहीं करता हूँ उसने जो स्टेटमेंट दिया। उसने जो स्टेटमेंट दिया, द स्टेटमेंट शी गेव के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? हर स्टेटमेंट। क्या आप विश्वास नहीं करता स्पीकर? द स्टेटमेंट शी गेव, यानी उसने जो स्टेटमेंट दिया उस पर स्पीकर, यानी आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता हूं, यानी मैं उसके स्टेटमेंट पर नहीं विश्वास करता हूं। तो एक वर्ड यूज हो गया, हर स्टेटमेंट। आई डू नॉट बिलीव हर स्टेटमेंट। देखिए, इतने के स्थान पर सिर्फ जो है हर स्टेटमेंट से पूरा सेंस आ जा रहा है। तो आई डू नॉट बिलीव हर स्टेटमेंट। ओके सो इस तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो गया ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका। आई डू नॉट बिलीव द स्टेटमेंट शी गेव, आई डू नॉट बिलीव हर स्टेटमेंट। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, जो कि एग्जाम्पल के द्वारा ही आप अधिक से अधिक सीख सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप सिंपल में ट्रांसफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7। मोहन डाइड in the city where he was born. Mohan died in the city where he was born. देखिए, सबऑर्डिनेट क्लास कहाँ है? वेयर ही वॉज बोर्न। प्रिंसिपल क्लास क्या है? मोहन डाइड। मोहन डाइड इन द सिटी वेयर ही वॉज बोर्न, ये आपका पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। मोहन डाइड ये प्रिंसिपल क्लास है,
इन द सिटी वेयर ही वॉज बॉर्न, ये पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लास है। मोहन डाइड, स्पीकर कह रहा कि मोहन मर गया। इन द सिटी वेयर ही वॉज बॉर्न, उस शहर में जहाँ वह पैदा हुआ था। मोहन मर गया उस शहर में जहाँ वह पैदा हुआ था। मतलब मोहन उस शहर में खत्म हुआ या मरा जहाँ वह पैदा हुआ था, यानी अपने जहाँ नेटिव सिटी में। बर्थ प्लेस को नेटिव कहा जाता है, नेटिव प्लेस। तो ये बर्थ सिटी है उसकी, तो नेटिव सिटी। तो मोहन डाइड इन हिज नेटिव सिटी। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल सेंटेंस में क्या हुआ गया? मोहन डाइड इन हिज नेटिव सिटी, नेटिव सिटी। Okay, dear students, Mohan died in his native city. So next example, one more. She takes tea when the sun sets. She takes tea when the sun sets. See this example. She takes tea when the sun sets. When the sun sets, यह है सबऑर्डिनेट क्लास। स्पीकर कर रहा है शी टेक्स टी, वह चाय लेती है या चाय पीती है when the sun sets, जब सूर्य डूब जाता है। वह चाय पीती है जब सूर्य डूब जाता है। when the sun sets यानी सूर्य डूब जाने पर वह चाय पीती है। तो यहाँ when the sun sets की जगह जो हम सुटेबल फ्रेज का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज, वो क्या होगा? एट सनसेट। एट सनसेट, शी टेक्स टी एट सनसेट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। इस तरह से आपका ये फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे। सो बाय बाय, बाय देन।